कहानी शुरू होती है देर रात से, जब ईशा को अचानक सूरज की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल खुशी से धड़क उठता है और वह बिना एक पल गंवाए उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन तभी उसके रास्ते में आ जाती है काव्या और रिया। दोनों शरारती मुस्कान के साथ ईशा को रोक लेती है। भाभी, इतनी रात को आखिर जा कहाँ रही है? काव्या पूछती है। ईशा बिना कुछ छिपाए कहती है, सूरज आया है, उसी से मिलने जा रही हूं। बस फिर क्या था, काव्या और रिया को मौका मिल जाता है। वे ईशा को समझाने लगती हैं कि हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसे खास महसूस कराए, कभी फूल देकर, कभी घुटनों पर बैठकर, तो कभी किसी यादगार अंदाज में अपने प्यार का इजहार करके। ईशा सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि सूरज ने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी परवाह की, लेकिन कभी खुले दिल से रोमांटिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उधर सूरज भी परेशान था। वह आरव के साथ मिलकर ईशा से मिलने की नई नई तरकीबें सोच रहा था, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। एक के बाद एक सारे प्लान फेल हो रहे थे। आखिरकार किसी तरह सूरज और आरव मोहल्ले तक पहुंच जाते हैं। सूरज खुशी खुशी ईशा को मिलने बुलाता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। ईशा अकेली नहीं आती, उसके साथ काव्या और रिया भी होती है, और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। ईशा नाराजगी दिखाते हुए सूरज से कहती है, इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में इतना खूबसूरत पल आया है, लेकिन तुम खाली हाथ चले आए। न कोई फूल, न कोई सरप्राइज, न कोई प्रपोजल। सूरज बेबस होकर समझाने की कोशिश करता है। ईशा जी, आप जानती हैं ना कि मुझसे ये सब नहीं होता। मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन इस बार ईशा मानने वाली नहीं थी। वह साफ कह देती है कि जब तक सूरज उसे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज नहीं करेगा, तब तक उसकी नाराजगी खत्म नहीं होगी। तभी आरव भी बीच में कूद पड़ता है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई, हमारे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनको तो फूल, शॉपिंग और सरप्राइज चाहिए, तभी यकीन आता है कि हम प्यार करते हैं। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन सूरज के लिए यह अब एक चुनौती बन चुकी थी। वह ईशा की तरफ देखकर एक वादा करता है, मैं तुम्हारा दिल जीत कर रहूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कुल देवता की पूजा से पहले सूरज अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? क्या वह ईशा के इस मुश्किल चैलेंज को जीत पाएगा? और अगर उसने प्रपोज किया तो उसका अंदाज कैसा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही सवाल उस रात ईशा के दिल में बार बार घूम रहा था। मोहल्ले की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन ईशा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि कई मुश्किलों के बाद आखिरकार सूरज और उसके बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी। तभी बाहर से सूरज की आवाज सुनाई दी, ईशा जी। बस इतना सुनते ही ईशा का दिल धड़क उठा। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर भागी। उसे लगा सूरज उससे मिलने आया है, लेकिन तभी रास्ते में काव्या और रिया ने उसे रोक लिया। अरे अरे भाभी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईशा थोड़ी शर्माई। बाहर सूरज आए हैं, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। रिया और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शरारती मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। रिया बोली, भाभी, एक बात बताइए, सूरज भैया ने कभी आपको घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया है? ईशा ने सिर हिलाया। नहीं। कभी गुलाब का फूल दिया? नहीं। कभी रोमांटिक डेट पर ले गए? नहीं। बस फिर क्या था? रिया और काव्या ने ईशा के दिमाग में प्यार वाला कीड़ा डाल दिया। काव्या बोली, यही तो गलती है भाभी, मर्द लोग ऐसे ही होते हैं, प्यार करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। रिया बोली, और हम लड़कियां भी कितनी जल्दी मान जाती है। धीरे धीरे ईशा सोच में पड़ गई। सच तो था, सूरज ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी, जान तक जोखिम में डाली थी, लेकिन कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया। उस रात पहली बार ईशा को महसूस हुआ कि उसे भी एक खूबसूरत प्रपोजल चाहिए। उधर दूसरी तरफ सूरज बेचैन खड़ा था। वह सोच रहा था कि आखिर ईशा से कैसे मिले। उसने आरव को फोन किया। भाई, मदद चाहिए। आरव हंस पड़ा। लगता है प्यार का मामला है। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, लेकिन हर प्लान फ्लॉप हो गया। कहीं पड़ोसी जाग गए, कहीं ताई जी घूमते हुए आ गई, कहीं कुत्ते भौंकने लगे। आरव बोला, भाई, तुम्हारी लव स्टोरी में विलेन कम नहीं है। सूरज सिर पकड़कर बैठ गया। आखिरकार दोनों किसी तरह मोहल्ले तक पहुंच गए।
सूरज ने ईशा को बुलाया, लेकिन जब ईशा आई तो अकेली नहीं थी। उसके साथ काव्या और रिया भी थी। सूरज का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ईशा ने हाथ बांधकर कहा, तो मिस्टर सूरज, इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां लौटी हैं। जी। तो इस खुशी को यादगार बनाने के लिए क्या किया आपने? सूरज चौंक गया। मतलब कुछ स्पेशल? मैं तो खुद आ गया। खाली हाथ? सूरज फंस चुका था। रिया और काव्या पीछे खड़े मुस्कुरा रही थी। ईशा बोली, अब मैं तभी बात करूंगी जब तुम मुझे अच्छे से प्रपोज करोगे। सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया। ईशा जी, मुझसे ये सब नहीं होता। तो सीखिए, मैं आपसे प्यार करता हूं। सबूत? इतने साल का साथ? नहीं। मेरी जान? नहीं। मेरा दिल? नहीं। तो क्या चाहिए? ईशा मुस्कुराई। रोमांटिक प्रपोजल। सूरज ने माथा पकड़ लिया। उधर आरव हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। उसे देखकर सूरज बोला, भाई बचा ले। आरव बोला, नहीं भाई, ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। यहीं से शुरू हुआ सूरज का सबसे मुश्किल मिशन ईशा को प्रपोज करना। सूरज पूरी रात सो नहीं पाया। आईएएस बनने से लेकर बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने तक उसने हर मुश्किल काम किया था, लेकिन एक लड़की को प्रपोज करना, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। अगली सुबह वह आरव के घर पहुंचा। आरव पहले से तैयार बैठा था। टेबल पर किताबें, मोबाइल और नोटबुक रखी थी। सूरज हैरान हुआ। ये क्या है? आरव बोला, ऑपरेशन प्रपोजल। दोनों बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट पर रोमांटिक प्रपोजल सर्च किए। किसी ने हेलीकॉप्टर बुक किया था, किसी ने समुद्र किनारे प्रपोज किया था, किसी ने हजारों गुलाब बिछाए थे। सूरज घबरा गया। भाई मैं दिवालिया हो जाऊंगा। आरव हंस पड़ा। फिर दोनों ने दूसरा प्लान बनाया। गुलाब का फूल, घुटनों पर बैठना, आई लव यू बोलना। बस। सूरज बोला, इतना काफी होगा? आरव बोला, ईशा भाभी के लिए हाँ। लेकिन सूरज की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह फूल खरीदने निकला, पूरे शहर में उसे जानने वाले लोग मिल गए। किसी ने पूछा, सर कोई खास मौका है? किसी ने पूछा, सर शादी की सालगिरह है क्या? सूरज शर्म से लाल हो गया। शाम तक पूरा शहर जान चुका था कि सूरज फूल खरीद रहा है। उधर ईशा जानबूझकर उससे दूरी बना रही थी। जब भी सूरज बात करने आता वह मुंह फेर लेती। इससे सूरज और बेचैन हो जाता। रात को उसने ताई जी से सलाह ली। ताई जी मुस्कुराई। बेटा, औरतों को महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। यह बात सूरज के दिल में उतर गई। उसी रात उसने फैसला कर लिया, वह दिखावा नहीं करेगा, दिल से प्रपोज करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी खुशी के बीच एक नया तूफान जन्म ले रहा है। दूर किसी अंधेरे कमरे में एक आदमी टीवी पर सूरज और उसके परिवार की तस्वीरें देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने तस्वीर पर हाथ मारा और धीरे से बोला, सूरज, अब तेरी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। वह कोई और नहीं, गुलाब सिंह था। कई महीनों से गायब रहने के बाद गुलाब सिंह वापस लौट चुका था। उसकी हवेली जा चुकी थी, उसका साम्राज्य खत्म हो चुका था और उसकी इस बर्बादी का जिम्मेदार वह सिर्फ एक इंसान को मानता था, सूरज। गुलाब सिंह विदेश में छिपा बैठा था, लेकिन उसके आदमी लगातार भारत की खबरें उसे भेज रहे थे। जब उसे पता चला कि सूरज और ईशा फिर से एक हो चुके हैं, उसका खून खौल उठा। मैं इन्हें खुश नहीं रहने दूंगा। उसने अपने पुराने गुर्गों को बुलाया। एक बड़ा नक्शा सामने रखा गया। उस पर सूरज का घर, ऑफिस और गांव चिन्हित था। गुलाब सिंह बोला, हम सामने से हमला नहीं करेंगे। तो कैसे? उनकी खुशियां छीनकर? उधर सूरज और उसका परिवार इस खतरे से बिल्कुल अनजान था। घर में खुशियों का माहौल था। ताई जी ने घोषणा कर दी, सूरज और ईशा कुलदेवी के दर्शन करने गांव जाएंगे। सभी खुश हो गए। ईशा मुस्कुराई। उसे लगा यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव होगी। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। उसी समय गुलाब सिंह के आदमी गांव में पहुंच चुके थे। वे मंदिर, रास्ते और आसपास के इलाकों की जानकारी जुटाने लगे। एक बड़ा खेल शुरू हो चुका था। अगली शाम पूरा परिवार घर के आंगन में मौजूद था। ईशा हमेशा की तरह नाराज बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इंतजार था। क्या सूरज सच में प्रपोज करेगा? अचानक सूरज वहां आया। उसके हाथ में एक गुलाब था। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। सूरज धीरे धीरे ईशा के सामने पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे।
आरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ताई जी भी सब समझ रही थी। फिर वह पल आया। सूरज घुटनों पर बैठ गया। पूरा परिवार हैरान रह गया। ईशा की आंखें फैल गईं। सूरज ने गुलाब आगे बढ़ाया। आई लव यू ईशा। कुछ पल के लिए समय रुक गया। सूरज बोला, मुझे पता है तुम्हें सिंपल चीजें पसंद है, इसीलिए मैं सिर्फ यह गुलाब लाया हूं। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू सूरज। सूरज तुरंत खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। ताई जी भावुक हो गई। सूरज के पिताजी की आंखें नम हो गईं। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी पल दूर खड़ा एक आदमी सब देख रहा था। उसने फोन मिलाया। बॉस, सूरज और ईशा बहुत खुश है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ज्यादा दिन नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन ही आने वाले सबसे बड़े तूफान की शुरुआत बन जाए? सूरज और ईशा के साथ यही होने वाला था। प्रपोजल के बाद पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। ताई जी ने फैसला किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। कुलदेवी के दर्शन जरूरी है। अगले दिन गांव जाने की तैयारी शुरू हो गई। ईशा बेहद उत्साहित थी। वह लगातार यात्रा की बातें कर रही थी। सूरज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी समय एक और चिंता परिवार को परेशान कर रही थी। कावेरी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई थी। ईशा अपनी मां को देखकर टूट जाती, लेकिन कावेरी उसे हिम्मत देती। बेटा, जिंदगी में डरना मत। ईशा रो पड़ती। उधर सूरज उसे संभालता। इसी बीच एक और खतरनाक खबर सामने आती है। जेल में बंद आकाश कुछ संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है। पुलिस को शक होने लगता है कि वह भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब भी किसी के पास सबूत नहीं था। दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने आदमियों के साथ नई योजना बना चुका था। उसका निशाना था गांव की यात्रा। वह जानता था कि मंदिर जाते समय सुरक्षा कम होगी और यही मौका सबसे खतरनाक साबित हो सकता था। यात्रा वाले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार तैयार हो गया। ताई जी ने सबको तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया। सूरज और ईशा ने पैर छुए, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी गांव की ओर बढ़ी, दूर एक काली एसयूवी भी उनके पीछे चल पड़ी। गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने फोन मिलाया। टारगेट निकल चुका है। फोन पे जवाब आया, नजर बनाए रखो। और इसी के साथ शुरू हुआ वो सफर जो सूरज और ईशा के प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। क्या होगा अगर आपका सबसे खतरनाक दुश्मन, जिसे आप हमेशा के लिए खत्म समझ चुके हो, अचानक वापस लौट आए? सूरज और ईशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने वाला है। एक तरफ दोनों कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव की ओर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे प्रशासन को हिला देने वाला था। जेल की एक अंधेरी बैरक में आकाश अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी और सबसे ज्यादा था बदला लेने का जुनून। वह बार बार अपने दिमाग में वही दृश्य दोहरा रहा था जब सूरज ने उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश किया था, जब उसे हथकड़ी लगाकर जेल भेजा गया था, जब पूरे शहर के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। आकाश मुट्ठियां भींचते हुए बोला, सूरज, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तेरी दुनिया बर्बाद करूंगा। पिछले कई हफ्तों से आकाश जेल के भीतर एक खतरनाक योजना तैयार कर रहा था। वह हर गार्ड की ड्यूटी नोट करता था। किस समय कौन आता है, किस समय कौन जाता है, कौन सा कैमरा खराब है, कौन सा रास्ता सबसे कम सुरक्षित है। सब कुछ उसकी नजर में था। उसने जेल के एक भ्रष्ट कर्मचारी को भी अपने जाल में फंसा लिया था। पैसे और धमकी के दम पर उसने उस आदमी को अपनी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। उधर सूरज गांव में पहुंच चुका था। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ईशा ने कुलदेवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता रानी, हमारे परिवार को हमेशा खुश रखना। सूरज ने भी सिर झुका दिया, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसी समय शहर में जेल की रात की ड्यूटी शुरू हुई। गार्ड अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आकाश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रात के करीब 2 बजे अचानक जेल के एक हिस्से में बिजली चली गई। अलार्म सिस्टम कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया। कैमरे भी काम करना बंद कर चुके थे। यही वह मौका था जिसका आकाश इंतजार कर रहा था। भ्रष्ट कर्मचारी ने उसकी कोठरी का ताला खोल दिया। आकाश धीरे धीरे बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ बदले की याद थी। वह एक अंधेरे गलियारे से गुजरता हुआ पीछे के हिस्से तक पहुंचा। वहां पहले से रस्सी और एक वाहन तैयार था, लेकिन तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया। अरे, कौन है वहां? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर आकाश पूरी ताकत से भागा। गार्ड ने अलार्म बजा दिया। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़े, लेकिन आकाश पहले ही दीवार पार कर चुका था। बाहर उसका साथी इंतजार कर रहा था। गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते होते पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी, खतरनाक अपराधी आकाश जेल से फरार। पुलिस मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत बैठक बुलाई। हर जगह नाकेबंदी शुरू हो गई, लेकिन आकाश कहीं नहीं मिला। जब ये खबर सूरज तक पहुंची तो वह चौंक गया। उसने तुरंत फोन पर जानकारी ली।
कुछ देर तक वह चुप खड़ा रहा। ईशा ने पूछा, क्या हुआ? सूरज गंभीर आवाज में बोला, आकाश जेल से भाग गया है। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत पुराने दिन याद आ गए। आकाश की धमकियां, उसकी साजिशें, उसके हमले, सब कुछ। ताई जी भी चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लगता है कोई बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया था, क्योंकि आकाश सिर्फ भागा नहीं था, वो किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहा था। एक ऐसे इंसान से जो सूरज का उतना ही बड़ा दुश्मन था जितना वह खुद। और वह नाम था गुलाब सिंह। योमी से आरटीज। क्या होता है जब दो दुश्मन अपनी हार भूलकर एक ही लक्ष्य के लिए हाथ मिला ले? यही सवाल अब सूरज और उसके परिवार की किस्मत तय करने वाला था। आकाश जेल से भागने के बाद लगातार छिपता हुआ एक पुराने गोदाम तक पहुंचा। ये जगह शहर से काफी दूर थी। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई दीवारें और अंधेरा माहौल। लेकिन उसी अंधेरे में एक नई साजिश जन्म लेने वाली थी। गोदाम के अंदर पहले से कोई मौजूद था। सूट पहने एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। आकाश ने उसे देखते ही पहचान लिया। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह धीरे धीरे खड़ा हुआ। स्वागत है आकाश। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। पहले दोनों कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन आज उनकी मंजिल एक थी। सूरज। गुलाब सिंह बोला, मैं जानता था कि तू एक दिन जरूर बाहर आएगा। आकाश ने गुस्से से कहा, मैं सिर्फ एक काम के लिए जिंदा हूं, सूरज से बदला लेने के लिए। गुलाब सिंह हंस पड़ा, तो फिर हम दोनों की सोच एक जैसी है। इसके बाद घंटों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। उन्होंने सूरज की कमजोरियां ढूंढनी शुरू की, उसके परिवार की जानकारी निकाली, उसकी दिनचर्या समझी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। आकाश बोला, सीधे हमला करना बेवकूफी होगी। गुलाब सिंह ने सिर हिलाया, सही कहा, हमें वहां चोट करनी होगी जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। आकाश समझ गया। वह बोला, ईशा। ईशा। गुलाब सिंह मुस्कुराया, बिल्कुल। दोनों की आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। उधर गांव में सूरज को लगातार बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। रात को जब सभी लोग सो गए, सूरज छत पर अकेला खड़ा था। ईशा उसके पास आई। आए, फिर परेशान हो? सूरज ने धीरे से कहा, आकाश का भागना मुझे सामान्य नहीं लग रहा। ईशा बोली, हम साथ हैं ना? सूरज मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल की चिंता खत्म नहीं हुई। उधर दूसरी तरफ गोदाम में साजिश आगे बढ़ रही थी। गुलाब सिंह ने अपने आदमियों को बुलाया। टेबल पर गांव का नक्शा फैला हुआ था। उसने एक जगह पर उंगली रखी। यही हमला होगा। एक गुंडे ने पूछा, क्या करना है बॉस? गुलाब सिंह बोला, अभी नहीं, पहले उन्हें सुरक्षित महसूस करने दो। आकाश हंस पड़ा, फिर एक ऐसा वार करेंगे जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों बाद सूरज और ईशा गांव से लौट आए। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में खतरा उनके बहुत करीब पहुंच चुका था। गुलाब सिंह के आदमी अब मोहल्ले में घूमने लगे थे। कोई दूध वाले के भेष में था, कोई इलेक्ट्रिशियन बनकर आया, कोई दुकानदार बनकर जानकारी जुटा रहा था। सूरज को भनक तक नहीं लगी। एक दिन गुलाब सिंह को खबर मिली कि कावेरी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। वह मुस्कुराया, बहुत अच्छा, परिवार पहले से ही तनाव में है। आकाश बोला, यही सही समय है। लेकिन गुलाब सिंह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि सूरज पहले पूरी तरह निश्चिंत हो जाए, फिर उसकी खुशियां एक झटके में छीन ली जाएं। इसी बीच घर में एक और खुशी का माहौल बनने लगा। ताई जी बार बार इशारों में पोते पोती की बात करने लगी। ईशा शर्माने लगती। सूरज मुस्कुराता। पूरा परिवार भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंधेरे में बैठा एक दुश्मन उन सपनों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक रात गुलाब सिंह ने अंतिम बैठक बुलाई। सभी गुंडे मौजूद थे। आकाश भी वहीं बैठा था। गुलाब सिंह ने कहा, अब समय आ गया है। किस चीज का? सूरज की दुनिया हिलाने का। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। फाइल के ऊपर ईशा की तस्वीर थी। आकाश ने तस्वीर उठाई और बोला, जब यह हमारे कब्जे में होगी तब सूरज टूट जाएगा। गुलाब सिंह की आंखों में जीत की चमक दिखाई दी। और वही हमारी असली जीत होगी। दोनों जोर से हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि सूरज भी कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां प्यार, परिवार और विश्वास की लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्या गुलाब सिंह और आकाश अपनी योजना में सफल होंगे? क्या ईशा सचमुच उनके निशाने पर है? और क्या सूरज समय रहते इस साजिश को समझ पाएगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले अध्याय में। क्या होगा अगर एक सुबह आपकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन शाम तक आपका सबसे प्यारा इंसान आपसे छिन जाए? सूरज और ईशा की जिंदगी में वही दिन आ चुका था। पिछले कुछ दिनों से घर में खुशियों का माहौल था। कावेरी की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। ताई जी भी पहले की तरह मुस्कुराने लगी थी। सूरज और ईशा के बीच प्यार पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। लेकिन इसी खुशी के पीछे एक खतरनाक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। गुलाब सिंह और आकाश ने आखिरकार अपना पहला बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। उस सुबह ईशा मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। ताई जी ने उसे कुछ पूजा का सामान लाने के लिए बाजार भेजा। सूरज साथ चलना चाहता था, लेकिन उसी समय उसे एक जरूरी सरकारी कॉल आ गई। मैं जल्दी लौटता हूँ, सूरज ने कहा। ईशा मुस्कुराई, मैं भी अभी आती हूँ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी दूरी एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाली है। बाजार में ईशा खरीदारी कर रही थी।
उधर कुछ दूरी पर दो आदमी उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। वे गुलाब सिंह के आदमी थे। फोन पर संदेश गया, टारगेट अकेली है। दूसरी तरफ बैठे गुलाब सिंह ने तुरंत आदेश दिया, ऑपरेशन शुरू करो। कुछ मिनट बाद बाजार के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। एक नकली सड़क दुर्घटना करवाई गई। लोग इकट्ठा हो गए। ईशा भी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसी दौरान पीछे से एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। किसी ने उसके चेहरे पर बेहोशी वाला कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद होने लगी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले सब अंधेरा हो गया। जब ईशा की आंख खुली तो उसने खुद को एक पुराने गोदाम में पाया। हाथ बंधे हुए थे, कमरा अंधेरा था और सामने खड़े थे गुलाब सिंह और आकाश। ईशा के चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। तुम लोग फिर वापस आ गए? आकाश हंस पड़ा। इस बार कहानी का अंत अलग होगा। उधर घर में हड़कंप मच चुका था। घंटों बीत गए लेकिन ईशा वापस नहीं लौटी। सूरज ने उसे कई बार फोन किया, फोन बंद था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। फिर बाजार के एक दुकानदार ने बताया कि ईशा को आखिरी बार सड़क के पास देखा गया था। सूरज का दिल बैठ गया। उसे तुरंत समझ आ गया, यह साधारण मामला नहीं है। पुलिस टीम सक्रिय हो गई। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, लेकिन अपराधियों ने बहुत चालाकी से काम किया था। सारे सुराग अधूरे थे। रात होते होते सूरज के फोन पर एक कॉल आई। आवाज बदली हुई थी, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को दूर रखो। सूरज का खून खौल उठा। कौन हो तुम? फोन कर दिया, लेकिन उस एक कॉल ने सब साफ कर दिया। ईशा का अपहरण हो चुका था। ताईजी रोने लगी। कावेरी की हालत फिर बिगड़ गई। पूरा परिवार टूटने लगा, लेकिन सूरज नहीं टूटा। उसने खुद से एक वादा किया, मैं ईशा को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़े। उधर गोदाम में ईशा लगातार गुलाब सिंह और आकाश को चुनौती दे रही थी। वह बोली, तुम लोग सूरज को नहीं जानते, वो जरूर आएगा। गुलाब सिंह मुस्कुराया, हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। असल में यह किडनैपिंग सिर्फ ईशा को पकड़ने के लिए नहीं थी, ये सूरज को जाल में फंसाने की योजना थी। उधर सूरज ने सरकारी संसाधनों का उपयोग किए बिना खुद जांच शुरू कर दी। उसे एक पुराना सुराग मिला, एक नकली नंबर, एक बंद गोदाम और फिर एक संदिग्ध वाहन। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। आधी रात को सूरज को आखिरकार लोकेशन मिल गई। उसने आरव को फोन किया, मुझे ईशा मिल गई है। आरव बोला, पुलिस को बुलाओ। लेकिन सूरज जानता था कि समय बहुत कम है। अगर अपराधियों को भनक लग गई तो वे ईशा को दूसरी जगह ले जाएंगे। सूरज अकेले निकल पड़ा। गोदाम पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ हथियारबंद लोग मौजूद हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक पति नहीं था, वह अपनी पत्नी को बचाने निकला एक योद्धा था। और इसी के साथ शुरू होने वाला था सूरज की जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन। क्या किसी परिवार की सबसे बड़ी खुशी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा के तुरंत बाद